हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी करना है जो इन्फ्लेशन का एक कदम आगे है ना। हम लोगों ने इन्फ्लेशन को समझा था, इन्फ्लेशन के टाइप समझे थे, इन्फ्लेशन कैसे होता है, उसके इफेक्ट्स क्या है, इतनी चीजें हमने जानी थी। आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे बनती है, कौन बनाता है और इसकी जरूरत क्या है। तो उससे पहले अपने को ये बात जाननी पड़ेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बन रही है भारत में, मौद्रिक नीति बन रही है, वो क्यों बनती है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पर्पस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, हमें वो जानना है। तो आप ये देखिए कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक पॉलिसी है, नीति है, जिसके अंदर आरबीआई सब कुछ करता है और आरबीआई ही ये बताएगा कि मार्केट में कितना पैसा इंजेक्ट करना है या मार्केट से कितना पैसा एब्जॉर्ब करना है। इट इज ऑल अबाउट मनी। नाम से ही आपको पता लग रहा है मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड कुछ है। तो कितना पैसा इंजेक्ट करना है या कितना पैसा एब्जॉर्ब करना है, इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन कितना है। तो इन्फ्लेशन कितना है मींस कुछ तो मेजरमेंट के टूल होते होंगे इन्फ्लेशन के, कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इसके अंदर क्या होता है, भारत में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं लेकिन मेनली 2 इंडेक्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो किया जाता है WPI और एक किया जाता है CPI। तो पहले तो जान लेते हैं ये WPI और ये CPI क्या है। WPI का मतलब क्या है, उससे पहले समझो PPI क्या है, देन WPI क्या है एंड देन CPI क्या है। पहले इसका क्रक्स समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, क्यों होते हैं ये और क्या बताते हैं। PPI का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है। एट बेसिक प्राइस, यानी मैं कह सकती हूं कि प्रोड्यूसर को कोई चीज कितने की पड़ रही है, जो फैक्ट्री ओनर है जिसने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की है, या खेती की बात करें, पेरिशेबल गुड्स की बात करें, कि किसान को वो चीज कितने की पड़ रही है। बिकॉज किसान ने भी कोई लागत लगाई होगी ना, और लागत लगा के ही सारा काम किया जाता है। तो उसको कितनी लागत पड़ रही है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। ऐसे ही कोई फैक्ट्री ओनर है, उसको किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा देना पड़ रहा है, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पिछले महीने, प्रीवियस मंथ, किसी चीज को बनाने के लिए, टी शर्ट को बनाने के लिए, एक टी शर्ट बनाने के लिए 300 रुपीज जो है वो लगते थे, 300 रुपीज लगते थे किसी फैक्ट्री ओनर को। लेकिन नेक्स्ट मंथ यही टी शर्ट जो है वो 400 रुपए की बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है। प्रोड्यूसर को पिछले महीने की तुलना में इस महीने जो है वो ज्यादा लागत लगानी पड़ रही है, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाना पड़ रहा है। फिर जो ये सामान है ये जाएगा होलसेल मार्केट में, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होलसेल मार्केट में। जब जाएगा तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और भी बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे। फिर WPI में जाके यहां पे गोदामों में माल रखा जाएगा, वेयर हाउस में माल रखा जाएगा। यानी होलसेल मार्केट में वो चीज कितने की पहुंची है, पिछले महीने कितने रुपए की पहुंची थी, इस महीने कितने की पहुंची है। मान लीजिए फ्यूल महंगा हो गया, यानी कि ईंधन महंगा हो गया। अब ईंधन महंगा हो गया, रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, पैकेजिंग महंगी हो रही है, वेयर हाउस की रिसिप्ट महंगी हो रही है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी आपको इंक्रीज हुआ दिखेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? वो इंडेक्स कि होलसेल मार्केट में हमको कोई चीज कितने की पड़ रही है। फिर उसके बाद ये सामान जाएगा रिटेल मार्केट में। रिटेल मार्केट में यहां पे बहुत सारे टैक्स लग जाएंगे, यहां पे GST लग जाएगा, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, यहां पे बहुत सारी पैकेजिंग का खर्चा लग जाएगा, बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। कोई उसके ऊपर डिजाइनिंग की सर्विस है, कोई पैकिंग की सर्विस है, अलग अलग सर्विसेज इसके ऊपर लग जाएंगी। और इस तरीके से कोई सामान, मान लीजिए ये बना थी, ये टी शर्ट बनी थी यहाँ पे 300 की,
होलसेल मार्केट में पहुंची थी 400 की और कंज्यूमर को जाके पड़ी थी ये 500 की लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ। लेकिन इस महीने पीपीआई पड़ा 400, डब्ल्यूपीआई पड़ा, मान लीजिए होलसेल मार्केट में ये सामान पहुंचता है 500 का और कंज्यूमर तक ये सामान पहुंचता है 600 का। तो जो कंज्यूमर यानी रिटेल मार्केट में प्राइस में इजाफा हुआ है, रिटेल मार्केट में प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, उसको हम कहेंगे सीपीआई। होलसेल मार्केट में जो प्राइस राइज हुआ है ड्यू टू वेरियस गुड्स, उसको हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो प्रोड्यूसर को कितनी महंगी लग रही है पहले से कोई चीज, उसको कहते हैं पीपीआई। हमको पीपीआई नहीं जानना है, हमको डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की डिटेलिंग जाननी है। तो मतलब क्या होता है इनका समझ गए होंगे। यहां पे मैंने यही बात लिखी हुई है कि मेनली दो इंडिसेस यूज होते हैं इंडिया में। पहला होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर इज फॉर रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एंड फॉर होलसेल मार्केट डब्ल्यूपीआई को यूज किया जाता है। अब एक शब्द मैं बार बार यूज करूंगी जिसका मतलब होता है बेस ईयर। शब्द यूज करूंगी मैं बेस ईयर, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स कहते हैं आधार वर्ष। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर होता है जिस ईयर से आप तुलना करते हैं, जिस ईयर से आप कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि 2011-12 में जो मिल्क के प्राइस थे वो 20 रुपीज लीटर थे, 20 रुपीज लीटर थे, और 2022 में मिल्क के प्राइस जो हैं वो 50 रुपीज लीटर हो गए हैं। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ मुझे निकालना हो तो इस तरीके से मैं ये निकालूंगी, लगभग 150% इंक्रीज हो गया। मतलब मैंने कौन से ईयर से कंपैरिजन किया है, दैट इज बेस ईयर। कौन से साल से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको कहते हैं बेस ईयर। सीपीआई का बेस ईयर अलग होता है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर अलग होता है। क्या होता है समझेंगे? मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हुए हम किसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, किसको बेस ईयर मान रहे हैं, किसको हम कंपैरेबल ईयर मान रहे हैं, वो सीपीआई का क्या है और डब्ल्यूपीआई का क्या है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। फिर कौन सी बातें हमको जाननी है कि सीपीआई को कौन रिलीज करता है, डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, वाटर कंपोजिट इंडेक्स, इन सभी इंडेक्स को कोई ना कोई बॉडी तो रिलीज करती है ना। लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, लाइक वाटर कंपोजिट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इन इंडेक्सेस को रिलीज करती है। ऐसे ही सीपीआई को कौन रिलीज करता है और डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात हो रही है सीपीआई की। सीपीआई में क्या होता है, जो भी अपनी मोस्ट कॉमन गुड्स होते हैं, मोस्ट कॉमन गुड्स में क्या हो गए, सारी खाने की चीजें यानी फूड आइटम आ जाएंगी इसमें, सारे आपके क्लोथिंग आ जाएंगे, ठीक है, आपका टोबैको आ जाएगा, इसके अंदर फ्यूल आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर बेवरेजेस आ जाएंगी, हाउस रेंट आ जाएगा। ये सब चीजें जो मोस्ट कॉमन गुड होती है वो रिटेल मार्केट में, रिटेल इन्फ्लेशन बताता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर को वो चीज कितने की पड़ रही है। यहां प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही, रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है यानी कंज्यूमर को, ग्राहक को वो चीज कितने की मिल रही है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, जैसे फूड है, हाउसिंग है, एपरल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल केयर है, एजुकेशन है। ये जितनी भी अपनी मोस्ट कॉमन गुड्स होती हैं जिसके बिना जिंदगी अधूरी है, उन सब चीजों के अंदर कितनी महंगाई आई है ये सीपीआई बताता है। सीपीआई गुड्स को भी इंक्लूड करता है और सीपीआई सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। मतलब कि डॉक्टर की फीस पहले से कितनी ज्यादा महंगी हुई वो उसको भी इंक्लूड करेगा, और डॉक्टर की दवाई कितनी महंगी हुई वो उसको भी इंक्लूड करेगा। यानी गुड्स को भी इंक्लूड करता है और सर्विस को भी इंक्लूड करता है। सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012। हमको सीपीआई में कंपेयर करना हो तो हम ये देखेंगे कि पैरासीटामोल आज के दिन 50 रुपीज की आ रही है, 2012 में कितने की आ रही थी। आज के दिन डॉक्टर की एवरेज फीस 500 रुपए है ओपीडी की, 2012 में कितने की थी। तो मतलब कौन से ईयर से हम कंपेयर करेंगे सीपीआई में, हम 2012 के बेसिक ईयर से कंपेयर करेंगे सीपीआई के केस में। तो ये है आपका सीपीआई। अब सीपीआई 4 तरीके से निकाला जाता है। क्या मतलब हुआ? आईडब्ल्यू का मतलब है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एएल का मतलब है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, आरएल का मतलब है सीपीआई रूरल लेबर, और सीपीआई रूरल अर्बन ये कंबाइंड निकाला जाता है। अब समझो मेरी बात को,
हो सकता है आप जयपुर में जाएं तो आपको इतनी महंगाई ना लगे। मान लीजिए आप जयपुर में 70,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी और आप सेव भी कर लेंगे। अब यही 70,000 पर महीने वाला इंसान बैंगलोर में जाके बैठ जाए, बैंगलोर में अपनी जिंदगी बिताने लगे, गुरुग्राम में जाके अपनी जिंदगी बिताने लगे, उसको ये 70,000 बहुत ही कम लगेंगे, बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन अलग ही लेवल का है। चेन्नई में चीजें बहुत महंगी है। इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस एरिया में कैसी है। कोई व्यक्ति 20,000 रुपीज पर मंथ कमा के 20,000 रुपीज पर मंथ कमा के एक रूरल एरिया में, गांव के क्षेत्र में बहुत आराम से रह सकता है। लेकिन यही व्यक्ति शहर में अगर हम इसको भेज दें, अर्बन एरिया में भेज दें, तो इसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे रूरल एरिया में रेंट वेंट का कुछ सीन नहीं होता है, लेकिन अर्बन में अगर आप शहरों में चले जाओ तो एक रूम 15,000 16,000 रुपए का तो इजी मिल रहा है। यानी कहने का भाव क्या है, जैसे ही आपका प्लेस बदलता है आपकी इन्फ्लेशन के इफेक्ट बदल जाते हैं, आपकी सैलरी कम ज्यादा दिखने लग जाती है आपको। ये बात तो अंडरस्टूड सी है। अब ऐसे ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि वो महंगाई इंडस्ट्रियल वर्कर को कितना परेशान कर रही है। इंडस्ट्री वाले वर्कर्स के लिए पिछले साल से इस साल कितनी महंगाई बढ़ी है। ऐसे ही एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए फर्टिलाइजर कितना महंगा हुआ, यूरिया कितना महंगा हुआ, मैन्योर्स कितना महंगा हुआ, बीज कितने महंगे हुए। एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए महंगाई कितनी हो रही है, दैट इज AL, CPI AL। फिर उसके बाद रूरल लेबर के लिए, कोई गांव में काम कर रहा है, उसके लिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, दैट इज RL। और इसी तरीके से रूरल और अर्बन के लिए कंबाइंड निकाली जाती है। पेपर में क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इनको रिलीज कौन करता है। जो ये पहले तीन हैं, IW, AL और RL, इनको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा श्रम मंत्रालय है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें लेबर ब्यूरो होता है, अलग से श्रम विभाग होता है। वो इन तीनों कौन कौन से, IW, AL और RL को बताता है कि कितनी महंगाई हुई है। और जो चौथा है यानी CPI रूरल अर्बन यानी कंबाइंड, इसको क्या कहते हैं, CPI-C। CPI-C का मतलब होता है CPI कंबाइंड, जिसमें रूरल एरिया की महंगाई भी बताई हुई है और अर्बन एरिया की महंगाई भी बताई हुई है। ये जो चौथा है इसको कौन रिलीज करता है, इसको कराता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, MOSPI के अंडर आता है। अगर आपसे पूछ लें कि CPI-C कौन रिलीज करता है तो आप बताएंगे NSO रिलीज करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए CPI-C कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय यानी कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो आप बताएंगे MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है। ठीक है, तो दिस इज टाइप्स ऑफ CPI। 4 तरीके के CPI होते हैं, ये हमने जाना। कौन रिलीज कर रहा है किसको, वो भी हमने जाना। इसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर होता है वो 2011-12 होता है। ये पहले कितना था, पहले था 2004-5, लेकिन 2017 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2017 में WPI का बेस ईयर बढ़ा के 2004-5 से 2011-12 कर दिया, अप्रैल 2017 से। ठीक है, पहले 2004-5 था लेकिन आज के दिन 2011-12 है। इसके अंदर क्या होता है, एवरेज मूवमेंट देखते हैं होलसेल प्राइस की, सिर्फ गुड्स की, नोट सर्विसेज। इसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। जबकि हमने देखा कि CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, दोनों की महंगाई बताई जाती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्राइस यानी कि होलसेल मार्केट में कितनी महंगाई आ रही है उन चीजों को काउंट किया जाता है। ठीक है, ये टैक्सेस को, रिबेट को, ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रांसपोर्टेशन को, इन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता। ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, ये इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। इसको कौन रिलीज करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय इसको रिलीज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको रिलीज कर रहा है, उसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड।
ये डिपार्टमेंट का नाम है और ये मिनिस्ट्री का नाम है जो WPI को रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए CPI को कौन रिलीज कर रहा है, WPI को कौन रिलीज कर रहा है। इनका डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो WPI क्या करता है, एवरेज चेंज निकालता है गुड्स में, और CPI जो है वो सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है रिटेल लेवल में। ये होलसेल लेवल होता है, दिस इज होलसेल लेवल। WPI इज फॉर होलसेल लेवल एंड CPI इज फॉर रिटेल लेवल। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, WPI का बेस ईयर 11-12 और CPI का 12 ले रहे हैं। ये 11-12 होता है और ये 12 है, ठीक है। WPI सिर्फ गुड्स को इंक्लूड कर रहा है और CPI गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड कर रहा है। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, दोनों का मिनिस्ट्री अलग अलग है। CPI को कौन रिलीज कर रहा है, NSO रिलीज कर रहा है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री, MOSPI। कौन सी मिनिस्ट्री, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और WPI को कौन रिलीज कर रहा है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज करता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने महंगाई निकाल के बता दी कि इतनी महंगाई हो रही है। भारत सरकार ने RBI को हुक्म दिया कि महंगाई कंट्रोल करो। जैसे ही RBI महंगाई कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त फिलिप कर्व आ जाता है बीच में। जेम्स फिलिप, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, महंगाई को बहुत कम मत कीजिए। अगर महंगाई बहुत कम होती है तो भी बहुत ज्यादा नुकसान है, और अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है तो भी नुकसान है। RBI ने कहा हमें समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो। फिलिप ने बताया कि देखो भाई, जितनी कम महंगाई होगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जितना कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना रिलीज होगा। RBI ने कहा मैं नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो। अब फिलिप कर्व क्या कह रहा है, फिलिप कर्व ने बताया कि देखिए, इन्फ्लेशन कम कब होता है, इन्फ्लेशन कम कब होता है। RBI ने कहा कि जब डिमांड कम हो, जब डिमांड कम हो तब इन्फ्लेशन कम होता है। बोले बिल्कुल ठीक बात है। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि आपको और ज्यादा सामान बनाना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। प्रोडक्शन कम होगा तो हमको लेबर की कम जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत जो है वो कम पड़ेगी। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अब उनमें से कुछ लोगों की छुट्टी करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा कि भैया हमको प्रोडक्शन नहीं करना है, हमको प्रोडक्शन नहीं करना है क्योंकि डिमांड नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है। और डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन करना नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओ छुट्टी लो, घर पे बैठो। आपको बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर महंगाई कम हो रही है। यही रिलेशन फिलिप कर्व बताता है। फिलिप कर्व क्या कह रहा है इसको जानिए। फिलिप कर्व ने बताया कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होंगे, जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 यूनिट से अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ 2 यूनिट से, यहाँ 3 यूनिट से, यहाँ 4 यूनिट से, ठीक है। यहाँ किसी चीज के प्राइस 50 रुपीज है, यहाँ मान लीजिए 40 रुपीज है, यहाँ मान लीजिए 30 रुपीज है, और यहाँ मान लीजिए 0 रुपीज, ये तो 0 है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 10 रुपीज है। अब देखिए, जब प्राइस ज्यादा है तो आपकी बेरोजगारी कम है, जब प्राइस जो है बहुत कम है आपकी बेरोजगारी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, इट मींस डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, इट मींस प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा इट मींस ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो फिलिप कर्व क्या बताता है, ये एम्प्लॉयमेंट के बीच में, या मैं कहूं अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशन बताता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मतलब फिलिप कर्व कहता है कि हमको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इन्फ्लेशन में, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो नुकसान है ही, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है नुकसान तब भी है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यहां अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा,
और अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन से जॉब लॉस होता है। ठीक है, और ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में लॉस कर देता है, आपकी करेंसी में लॉस कर देता है, वैल्यू ऑफ मनी को घटा देता है। तो इसलिए फिलिप कर्व आया। अब आरबीआई बोला ठीक है जनाब, मैं समझ गया कि तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे इन्फ्लेशन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिलिप ने कहा बिल्कुल सही समझे हो कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना तो महंगाई बहुत कम ना ही महंगाई बहुत ज्यादा। तो आरबीआई कहता है फिर क्या करूं मैं, कितनी महंगाई करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज्यादा करता हूं तो नुकसान, कम कर दूं तो नुकसान, तो मैं कितनी महंगाई रखूं जिससे मेरी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करती रहे। तो आरबीआई ने कहा भैया मुझे नहीं पता, मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं ये काम नहीं करता। 2016 में एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह कहा गया कि आप बस हमको ये बता दीजिए कैलकुलेट करके कि हम महंगाई की रेंज कितनी रखें, कितना इन्फ्लेशन रेंज रखें जिससे हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करती रहे। आप बस हमको रेंज डिसाइड करके बता दीजिए, बाकी ऊपर नीचे करना हमारा काम है। बस आप हमको रेंज बता दीजिए कि महंगाई की रेंज, इन्फ्लेशन की रेंज हम कितनी रखें। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम समझ आ गया आपको, ये इन्फ्लेशन की रेंज डिसाइड करता है। इन्फ्लेशन कम ज्यादा नहीं करेगा, ये सिर्फ इन्फ्लेशन की रेंज डिसाइड करता है। अब आगे, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? वैधानिक संस्था है, वैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी ना किसी कानून से बनी है। मतलब इसके सारी शक्तियां कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होंगे, उन मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा, वो मेंबर्स कौन कौन होंगे, कितने समय के लिए आएंगे, वो सारे किसी ना किसी कानून में लिखे हुए हैं। कानून बना हुआ है किसी भी चीज के लिए, एक्ट बना हुआ है, इट मींस वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर एग्जांपल आरबीआई के लिए सारे काम, सारी शक्तियां आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी हुई है, तो इसलिए आरबीआई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहां पे आप देखिए कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी आरबीआई एक्ट 1934 में ही लिखी हुई है, सेक्शन 45ZB के अंदर। सेक्शन 45ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहला रही है। स्टैट्यूटरी क्या है आप समझ गए होंगे। 2016 में इसको बनाया। इसके 6 मेंबर हैं टोटल। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इसका जो चेयरमैन होगा वो आरबीआई गवर्नर होगा। हम थोड़ा और आसान करके इसको समझ लेते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन मेंबर होंगे इसको फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करके भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करके भेजते हैं कि अब की बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आप 3 लोग जाएंगे। और यहां 3 कौन होते हैं? एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर जो अभी है शक्तिकांत दास, और उनके साथ 2 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर। टोटल 4 में से कोई 2 डिप्यूटी गवर्नर यहां पे होंगे। डिप्यूटी गवर्नर। अब ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, चेयरमैन किसको बनाए? तो कहा गया कि इनमें सबसे बड़ा ओहदा किसका है? आरबीआई गवर्नर का है, तो गवर्नर को ही हम चेयरमैन कह देते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। अब ये लोग आ गए, मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हमें नौकरी तो मिल गई एमपीसी की, अब ये बता दीजिए हमें कितने समय तक ये नौकरी करनी है। तो रूल क्या बनाया कि जो ये 3 लोग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनका तो टेन्योर है 4 इयर्स। कितना है? 4 इयर्स। और जो व्यक्ति एक बार हट जाता है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्मृति ईरानी को इसका मेंबर बना दिया। 4 साल के बाद स्मृति ईरानी जो है यहां से हटेंगी और फिर वो कभी दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं आएंगी। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में केवल एक बार एमपीसी का मेंबर बन सकता है। ये इन 3 मेंबर्स के लिए है। अब बचे हुए ये 3 मेंबर, इन्होंने पूछा हमारा टेन्योर भी बता दो। तो इनको कहा आपका टेन्योर फिक्स नहीं है। आपका टेन्योर फिक्स नहीं है। क्या मतलब हुआ? हम नहीं समझे। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप गवर्नर हैं
चाहे एक दिन के लिए और चाहे एक साल के लिए आप यहाँ पे चेयरमैन बने रहेंगे। जब तक आप डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई में, आप इसके मेंबर बने रहेंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉम्पोजिशन होता है, 3 मेंबर आरबीआई के, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चेयरमैन है गवर्नर, 2 डिप्यूटी गवर्नर। जो आरबीआई के 3 मेंबर्स हैं उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 लोग आए हैं उनका टेन्योर 4 इयर्स का है, उनका कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यहां पे अगर कोई व्यक्ति फिर से गवर्नर बन जाता है तो वो फिर से यहां का चेयरमैन बन सकता है। इन 3 लोगों के लिए शर्तें अलग है और उन 3 लोगों के लिए शर्तें अलग है। समझ गए होंगे आप लोग? ये सारी बातें मैंने यहां भी लिख रखी हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लेशन रेंज डिसाइड करता है 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार इन्फ्लेशन रेंज डिसाइड करता है। तो इसने क्या किया हुआ है? 2021 से 2026 तक इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन 4% प्लस माइनस 2% होना चाहिए, यानी 2% से 6% के बीच में आपको वेरी करना है। हमको समझ नहीं आया ये परसेंट का क्या मतलब है, इसको जानिए। मान लीजिए कोई एक बास्केट जिसमें बहुत सारे कॉमन गुड्स हैं, ये सीपीआई की बात हो रही है, सीपीआई की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने निकाला जाता है, मंथली होता है, ये मंथली होता है। अगर पिछले महीने इस बास्केट के प्राइस 100 रुपीज थे और इस महीने इस बास्केट के प्राइस 110 रुपए है, इसका मतलब 10% इंक्रीज हो गया। 10% इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। आपको क्या करना होगा? इन्फ्लेशन को कम करके इसको इस रेंज में लेके आना पड़ेगा, यानी 2% से 6% की रेंज में लाना अनिवार्य है, जरूरी है, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है। दूसरा ये क्या करता है? ये रेपो रेट को भी डिसाइड करता है। अब ये रेपो रेट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। एक साल में 4 मीटिंग जरूरी है, करने को कितनी भी कर सकते हैं बट 4 तो जरूरी है, ठीक है। मीटिंग कब स्टार्ट होगी, यानी इनका कोरम क्या है? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू स्टार्ट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं और मैं ये कहती हूं कि जब क्लास में 2 बच्चे बन जाएं, बैठ जाएं, मतलब मैं क्लास को ले सकती हूं। मुझे 2 बच्चों की जरूरत है पढ़ाने के लिए। अब फिर चाहे 200 बैठ जाएं, चाहे 2000 बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बच्चे क्लास में होने चाहिए, तभी मैं क्लास लूंगी। ऐसे ही यहां पे क्या कहा गया है कि कम से कम 50% लोग होने चाहिए तभी मीटिंग शुरू होगी, यानी 6 में से 3 मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि रेपो रेट कम करें, रेपो रेट ज्यादा करें, सीआरआर का क्या करें, महंगाई कम करें ज्यादा करें, मनी सप्लाई का कम करें ज्यादा करें, ये जितने भी डिसीजन होते हैं ये साल में 2 बार लिए जाते हैं, यानी ये बाई मंथली पॉलिसी बनती है। एक साल में 2 बार आप देखोगे कि चेंजेस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। जरूरी नहीं है चेंज आए, अगर इकोनॉमी सही चल रही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इकोनॉमी में कुछ ऊपर नीचे कुछ हो रही है प्रॉब्लम, तो यानी हमको मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है। हर 6 मंथ्स के बाद रिव्यू लिया जाता है कि अब इन्फ्लेशन कितना चल रहा है और हमको कौन कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनती है और इन्होंने बताया हुआ है 2021 से 26 के लिए हमको 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन जो है इस रेंज में रहना है। दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, आपको 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन मैनेज करना है। अब ये करना कैसे है, ये काम देखेगा आरबीआई। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि बेटा सरकारी नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लेनी कैसे है वो तुम देखोगे। परचम से पढ़ें, पायल मैम से पढ़ें, किसी दूसरे टीचर से पढ़ें, किससे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, मॉक टेस्ट दें ना दें, ये आपको देखना है। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना काम कर दिया कि महंगाई इतनी होनी चाहिए। अब कैसे होगी? 10% महंगाई हो जाती है तो वो रिड्यूस होके 6 पे कैसे आएगी, और 1% है तो वो इंक्रीज होके 2 पे कैसे आएगी, ये सारा काम अब आरबीआई देखेगा। यानी आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी देखता है। आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी देखता है। हमने आरबीआई के फंक्शन में पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होगा, कितना होगा मार्केट में, इस चीज का सारा जिम्मा आरबीआई के हाथ में होता है। और आरबीआई क्या करेगा?
अपने दो टूल्स का यूज करेगा जिसको कहते हैं आरबीआई मॉनेटरी टूल्स। आरबीआई मॉनेटरी टूल्स, ये मॉनेटरी टूल्स क्या है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को सही रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जितना जो भी कुछ कहा है उसको बनाए रखने के लिए मॉनेटरी टूल्स का यूज किया जाता है। ये दो तरीके के मॉनेटरी टूल्स हैं। आप ऐसा समझें देसी भाषा में कि आरबीआई को ना कुछ एक्शन लेने हैं बैंक्स पे, और उसके पास एक तो स्क्रू ड्राइवर है और एक उसके पास कोई और चाकू वाकू है। मतलब दो टूल्स हैं, उन दो टूल्स की मदद से वो कुछ करेगा। तो ऐसे ही इसके पास दो मॉनेटरी टूल हैं, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव टूल। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स इसको कहते हैं परिमाणात्मक उपकरण, परिमाणात्मक उपकरण, और इसको कहा जाता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण और परिमाणात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल को इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं और जनरल टूल्स भी कहते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स को डायरेक्ट टूल्स एंड सेलेक्टिव टूल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये जब टॉपिक समझ आ जाएगा उसके बाद ये बात आपको पता लगेगी क्यों इनको इनडायरेक्ट कहा था, क्यों इनको डायरेक्ट कहा है, क्यों इनको जनरल कह रहे हैं, क्यों इनको सेलेक्टिव कह रहे हैं। जब ये बातें समझ आ जाएंगी उसके बाद आप लोग इस बात को जानोगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है? एक तो आता है रिजर्व रेशो, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, सीआरआर और एसएलआर। अभी आप सिर्फ नाम सुन लो, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं देना कि ये सब चीजें क्या है। अभी के लिए सिर्फ नाम से वाकिफ हो जाओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। ये तो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल। फिर होते हैं क्वालिटेटिव टूल, जिसमें आएंगे मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये चार होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल। इस तरीके से आरबीआई इन सारे ऑपरेशंस का यूज करके टाइम टू टाइम महंगाई को काबू करता है, इन्फ्लेशन को, प्राइस स्टेबिलिटी को, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखता है, रेगुलेट करता है। तो आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स कौन कौन से हैं ये हमने देखा। ये सब क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन सा इंडेक्स भारत में महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, प्रोडक्टिव प्राइस इंडेक्स या कमोडिटी प्राइस इंडेक्स। तो हमने अभी देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो चीज होता है। यहां पे ऑप्शन में होलसेल प्राइस इंडेक्स हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन विल बी ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रमेश स्पेंड्स सम रूपी ऑन फ्लोर, राइस, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, देन विच इंडेक्स विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस होल एक्सपेंडिचर। रमेश ने आटा खरीदने में, चावल खरीदने में, ट्यूशन फीस में, यानी कि गुड्स पे भी खर्चा किया है उसने और सर्विसेज पे भी खर्चा किया है। गुड्स पे भी खर्चा किया है और सर्विसेज पे भी खर्चा किया है। हमें एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन निकालना है, गुड्स का भी सर्विसेज का भी। हमने अभी अभी समझा था कि गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही एवरेज किस में इंक्लूड होती है? सीपीआई में। तो आंसर विल बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, बिकॉज होलसेल तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है। इसके बाद MCQ 3 क्या कहता है? ये कहता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के फिगर्स कौन रिलीज करता है? याद करो, DPIIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर यहीं पे मैं कह देती कि CPI तो आंसर आ जाता A, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिकॉज होलसेल प्राइस का पूछा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के विभाग होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, सीपीआई मेजर्स द प्राइस ऑफ। सीपीआई किसके प्राइस कैलकुलेट करता है? गुड्स ओनली, सर्विस ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। बहुत आसान है, आपने आंसर सोच भी लिया होगा मन में। आंसर विल बी बी, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ 5, दैट इज व्हेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा रिलीज्ड। कब सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज किया जाता है? एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सीपीआई जो है वो एवरी मंथ रिलीज किया जाता है। तो ये कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस था। ये आपका बेसिक था कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है और क्यों बनती है।
अब इसके टूल्स को हमें समझना है जो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। उम्मीद करती हूं आपको इतनी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं और एक एक करके सब टूल्स को अब हमें समझना है और आपके लिए बहुत आसान करने वाली हूं अब आगे जाके इकोनॉमी को। कोई भी डाउट होता है वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।